गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और हमने जो अब तक बातें डिस्कस की हैं वो 1857 की क्रांति के कारणों को जाना है और घटनाओं के बारे में पिछली जो क्लास थी मैंने आपको बताया था। तो अब जिस प्रश्न पर हम विचार करने जा रहे हैं वो ये है कि 1857 के विद्रोह के या क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपने देखा ये क्रांति शुरू हुई और इसके विभिन्न केंद्र रहे, जैसे दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, बनारस। लेकिन अंततः अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को दबा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी असफलता के क्या कारण थे? तो देखिए, जब ये विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था वो 6:1 था। यानी भारतीय ज़्यादा थे, अंग्रेज कम थे सेना में। और भारतीयों में अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का बहुत ज़्यादा जोश था। 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है निश्चित योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव। देखिए, किसी भी कार्य को अंजाम देना है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, योजना बहुत ज़रूरी होती है। योजना और केंद्रीय संगठन यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था। तो बहुत से सैनिक स्थानीय विद्रोह हुए और समाप्त हो गए। कोई ऐसा, मतलब आप ये देखिए, ये जितने भी विद्रोह थे ये परस्पर राष्ट्रव्यापी रूप धारण नहीं कर सके। दे वर लोकलाइज्ड टू द सेंटर्स। जैसे आपने देखा कि कभी कानपुर में, कभी लखनऊ में, कभी बरेली में, कभी इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। अब देखिए, कानपुर और लखनऊ की अगर बात करें तो वहाँ पे क्रांतिकारियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नाना साहेब या अन्य किसी भारतीय नेता ने दिल्ली में अंग्रेज़ों के घेरे को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। मतलब कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। अगर अंग्रेजी सेना को मार्ग में ही रोक लिया जाता, जैसे वो विद्रोह दबाने के लिए इधर उधर से पहुंच रहे थे, अगर उनको मार्ग में ही रोक लिया जाता तो संभवतः क्रांति के परिणाम कुछ और ही होते। इसी प्रकार उनकी योजनाओं जो उनकी योजना नहीं थी, योजना रहित जो कार्य विधि थी, उसके कारण अंग्रेजी सेनाएं कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद इन स्थानों पर बिना किसी बाधा के आ पहुंची। बता, आप ये देखिए, जब कानपुर को अधीन किया, जब लखनऊ को अधीन किया, तो अंग्रेजी सेना को अंदर ही क्यों आने दिया जब एक बार वो जीत चुके थे? तो वही बात है कि केंद्रीय संगठन और निश्चित योजना का अभाव था। दूसरी बात ये कि जो विद्रोह था, इट वॉज ए लिमिटेड रिवोल्ट। आपने देखा ये राष्ट्रव्यापी न होकर उत्तरी भारत के कुछ केंद्रों तक सीमित रहा। अब ये जो हमने नाम गिनाए, मैंने आपको जो बताए, ये बैरकपुर, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, ये भारत के जनरली नॉर्दर्न एरियाज़ में है। नॉर्दर्न या ईस्टर्न कह लो आप, बंगाल, बैरकपुर की अगर आप बात करें तो ये जो विद्रोह था ये कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, दिल्ली, थोड़ा बहुत हरियाणा अगर हम कहें तो, और पंजाब, राजस्थान, सिंध के लोगों ने कोई विद्रोह नहीं किया। यदि समूचा भारत एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठा लेता तो अवश्य ही जो है ये अपने उद्देश्य में सफलता हासिल करते। तो ये बहुत ज़्यादा सीमित होने के कारण
इट वॉज कन्फाइंड टू बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया। देखो दक्षिण भारत तो बिल्कुल अछूता रहा इससे, कितना बृहद भारत, और विद्रोह के केंद्र आप देखो कि सेंट्रलाइज्ड हैं बहुत ही कम एरिया में, तो इसलिए ये क्रांति असफल हुई। तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि विद्रोह का समय से पहले आरंभ हो जाना। देखिए विद्रोह की जो तिथि निश्चित की थी, जो विभिन्न नेता थे जैसे नाना साहेब, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर के जो जमींदार थे राजा कुंवर सिंह, खान बहादुर खान बरेली से, इन्होंने जो तिथि निश्चित की थी 1857 की क्रांति की, वो थी 31 मई। लेकिन विद्रोह आप जानते हो कि कब शुरू हुआ, वो तो 10 मई को शुरू हो गया था। वो उस घटना के कारण हुआ कि जब जो तीसरी देसी घुड़सवार सेना के जो सैनिक थे, वो जो 90 में से 85 ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, उनको बंदी बना लिया गया था, उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए थे, और उनको उनके ऊपर हुए अपमान अत्याचार को देखने के लिए और सैनिकों को बुलाया गया था, और वो गुस्सा फूट गया और 10 तारीख से ही शुरू हो गया, यानी 21 दिन पहले ही विद्रोह शुरू हो गया। अब कोई आप किसी घटना के लिए, किसी इवेंट के लिए आप ऑर्गेनाइज करते हो, मान लो आपने कोई डेट सेट किया कि भाई इस दिन इवेंट होगा, परीक्षा ही कह लो, परीक्षा ही मान लो आप, जैसे आपकी मान लो एग्जामिनेशंस हैं, वो शेड्यूल की गई है मान लो 20 जुलाई को, और आपसे कह दिया जाए कि 20 नहीं है तो 5 जुलाई से ही होगी, तो आपका पेपर गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे ही विद्रोह के साथ हुआ कि समय से पहले ही आरंभ हो गया, तो पूरी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि यदि पूर्व निश्चित तिथि के अनुसार एक ही तिथि को पूरे भारत में स्वाधीनता आंदोलन आरंभ होता तो एक भी अंग्रेज जीवित नहीं बचता। अगला जो कारण हम लेंगे असफलता का, वो है अच्छे नेताओं का अभाव। देखिए विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए, क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए अच्छे योग्य नेताओं का अभाव था। अब बहादुर शाह जफर को लीजिए आप, वो 82 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने बेमन होकर जो है क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया था। हालांकि अगर हम बात करें तो झांसी की रानी, तात्या तोपे और नाना साहेब, ये बहुत उच्च कोटि के योग्य नेता, देशभक्त थे, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था वो अंग्रेज कमांडर से बहुत कम था। जो अंग्रेज सेनापति थे, दे वर मच मोर एक्सपीरियंस्ड, मच मोर एबल देन द इंडियन लीडर्स। यानी देखिए योग्यता तो थी भारतीय नेताओं में, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे जितने कि अंग्रेज थे। अब अंग्रेज़ों के हम सेनापतियों के अगर नाम लें तो लॉरेंस ब्रदर्स थे, निकलसन थे, कोलिन कैम्पबेल थे, जनरल नील, हैवलॉक, ह्यूज रोज, एडवर्ड्स, तो ये बहुत ही कुशल सेनानायक हुआ करते थे। और आपने देखा कि जनरल नील ने किस तरह से बनारस, इलाहाबाद पर पुनः अधिकार स्थापित किया, इसी तरह से कोलिन कैम्पबेल ने कई स्थानों पर। तो दे वर मच मोर एक्सपीरियंस, मच मोर एबल देन द इंडियन लीडर्स, इसलिए ये क्रांति असफल हुई। फिर आप देखिए कि अगला जो पॉइंट हम ले सकते हैं, उद्देश्यहीन एवं स्वार्थी नेता। अब आप ये देखिए कि बेशक भारतीय नेता लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वो किस पर्पज से लड़ रहे थे, उसके पीछे क्या था? सबका अपना अपना स्वार्थ था। They were selfish in some sense or the other. कोई भी नेता दूसरे नेता का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। झांसी की रानी अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए लड़ रही थी, उसको अपने दत्तक पुत्र के लिए राजगद्दी का जो है दावा पेश कर रही थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह तो बस ज़बरदस्ती जो है इस विद्रोह के नेता बनाए गए थे। नाना साहेब की भी पेंशन बंद कर दी गई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनकी पेंशन बंद कर दी तो वो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि
जो विभिन्न नेता थे क्रांति के, वो सब अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे और उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है। वो तो अपने जो हित हैं उनको पूरा करना चाहते थे। फिर आप देखिए कि ऐसे अगला जो पॉइंट हम ले सकते हैं वो है भारतीय राजाओं का अंग्रेज़ों को सहयोग। ऐसे बहुत से भारतीय राजा थे जो कि अंग्रेज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे क्रांतिकारियों के खिलाफ। मतलब क्रांतिकारियों का साथ देने की बजाय उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जैसे पटियाला, नाभा, जींद, ग्वालियर के जो शासक थे ये अंग्रेज़ों के साथ हो गए थे। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का वायसराय था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि यदि सिंधिया आप जानते हैं, ग्वालियर के शासक सिंधिया, और आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो किले पर काबू पाने के लिए, किले पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों को वहाँ के शासक सिंधिया वंश के जो शासक थे उन्होंने सपोर्ट किया था। तो लॉर्ड कैनिंग लिखता है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए, क्रांतिकारियों के साथ मिल जाए, तो मुझे कल ही भारत से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि सिंधिया इतना शक्तिशाली था कि अगर वो 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का साथ दे देता तो अंग्रेज़ों को भारत बचाना मुश्किल हो जाता। तो उसने लॉर्ड कैनिंग ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि इफ़ सिंधिया वर टू जॉइन द रिवोल्ट वी विल हैव टू पैक अवर बैग्स टुमारो, कि कल ही हमें भारत छोड़ना होगा। और भी बहुत से लोगों ने जो गद्दार थे उन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट दिया, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई और क्रांति को दबाने में उनको सफलता हासिल हुई। फिर आप देखिए कि अंग्रेज़ों का उस समय अफ़गानिस्तान के प्रति भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। थोड़ा सा हम इंटरनेशनल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखना होगा कि क्या हुआ कि 1856 में ईरान ने अफ़गानिस्तान के एक भाग पर यानी हेरात पर अधिकार कर लिया था। तो तब जो है अंग्रेज़ों ने फ़ारस की खाड़ी में सेना भेजी और ईरान के शाह को अफ़गानिस्तान का वो जो हेरात जो उसने अधीन किया था उसे खाली करने पर विवश कर दिया। और जो अफ़गानिस्तान का जो अमीर था उस समय, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद और अंग्रेज़ों की जो मित्रता थी वो इससे पक्की हो गई। यानी अब अंग्रेज़ों को अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई भय नहीं रहा, बल्कि अंग्रेज़ों की सहायता ही कर रहा था अफ़गानिस्तान। तो एक ये भी कारण था क्रांति की असफलता का। एक बार तो क्रांतिकारी खुश हो गए थे जब अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध में अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर जो है अंग्रेज़ों ने कूटनीति का सहारा लेते हुए और अफ़गानिस्तान से मित्रता बढ़ा ली। अगला जो कारण था क्रांति की असफलता का वो था समुद्र पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण। देखिए इंग्लैंड वॉज कॉल्ड एज द मिस्ट्रेस ऑफ द सी। इंग्लैंड को समुद्र की मलिका कहा जाता था। समुद्र पर उसका अधिकार था। सामुद्रिक शक्ति जो थी उसकी वो बहुत सुदृढ़ थी। उसका शक्तिशाली जल बेड़ा था। विद्रोहियों के पास अंग्रेज़ों के पास आने जाने वाली सहायता को रोकने का कोई समुद्रिक साधन नहीं था। समुद्र से जो है ना सहायता आती रहती थी अंग्रेज़ों के पास। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि विद्रोही लोग अंग्रेज़ों को समुद्र में भी धकेल देते तो भी उन्हें पुनः भारत पर अधिकार करने की शक्ति प्राप्त थी। यानी इतना स्ट्रॉन्ग था जो अंग्रेज़ों का सी पर जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और विद्रोहियों में
इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई समुद्रिक शक्ति की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगला जो कारण था असफलता का वो था अंग्रेज़ों के अत्याचार। देखिए, जब ये क्रांति हुई तो प्रारंभिक सफलताएं मिली क्रांतिकारियों को, कई जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इसको दबाया तो वो बहुत ही निर्ममता के साथ दबाया इस रिवोल्ट को। अमानुषिक जो है, अमानवीय अत्याचार किए लोगों पर, जिसको देखकर रूह कांप उठे लोगों की। तोपों के मुख से लोगों को बांध दिया गया और तोप से उन्हें उड़ा दिया गया। भारतीयों को जो मारा जाता था उनको पेड़ पर उनकी जो लाशें थी वो लाइन से लटका दी जाती थी। तो ये जो मंजर था ये बहुत भयावह था। तो इसलिए लोग भयभीत हो गए और विद्रोह से फिर उन्होंने किनारा कर लिया, वो दूर रहने शुरू हो गए। फिर अगला जो कारण है वो है युद्ध सामग्री का अभाव। ये बहुत बड़ी बात है, लैक ऑफ आर्मामेंट्स। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था भारत में। तो उनके पास बेहतर प्रशिक्षित सैनिक थे और उनके पास बेहतर आर्मामेंट्स थे, यानी युद्ध की सामग्री थी। उनके पास पूरा असला था। विद्रोहियों के पास ना तो कोई अंग्रेज़ों की तरह कोई कारखाना था हथियार बनाने का, ना ही कोई प्रशिक्षण की सुविधाएं। ये तो जो है, जो शामिल हो गया वो युद्ध में या विद्रोह में वो भाग ले रहा है। इसमें साधारण जनता भी है, सैनिक भी हैं और कुछ अप्रशिक्षित लोग भी हैं। तो जिस ढंग से उन्होंने, मतलब बहुत ही आधुनिक ढंग से अंग्रेज़ों ने बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल किया, तो उनकी विजय निश्चित रूप से होनी ही थी इसमें। फिर अंग्रेज़ों के पास बेहतर संचार साधन थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जैसे रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। देखिए, 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हो गई थी और ये क्रांति हुई थी 1857 में। तो 4 वर्षों में वो काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो गया था, कुछ रोड्स भी बन गई थी और तार व्यवस्था जो है इतनी कारगर साबित हुई कि मान लो संदेश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर देना बहुत सुगम हो गया। विद्रोह की सूचनाएं मिलती रहती थी अंग्रेज़ों को, जबकि भारतीयों के पास इस तरह के कोई साधन नहीं थे। एक अफवाह बताते हैं या कुछ है कि भारतीयों ने इस विद्रोह को पब्लिसाइज करने के लिए रोटी और यानी चपाती और कमल का फूल ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब कि क्रांति शुरू हो गई है, ऐसा माना जाता है। अब ये एक थ्योरी है इसका जो है कि साधुओं के माध्यम से ये, मतलब वो रोटी और चपाती गांव-गांव जो है वो बांटा करते थे और इसका ये मतलब था कि भाई विद्रोह जो है फैल रहा है। बाकी अंत में हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो कूटनीति है, ब्रिटिश डिप्लोमेसी, वो 1857 की क्रांति के विद्रोह की असफलता का एक कारण बनी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था, यानी डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को ये कहकर भड़काया कि मुसलमान भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, मुसलमान पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इससे पहले मुगल थे ना, और यही बात मुसलमानों को की गई। उनको कहा गया कि अब हिंदू जो है तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर करेंगे, तुम्हें नौकरियों में नहीं आने देंगे। और आप देखो कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट्स जो बनाए, जैसे आप ये देखो कि सिख गोरखा जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे। तो विद्रोह को कुचलने में वो सफल रहे। तो आप ये कह लीजिए कि एक इतिहासकार हैं डॉक्टर ताराचंद, उन्होंने कई वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं 1857 पर भी और वैसे भी नेशनल मूवमेंट पर। तो उन्होंने एक बात बड़ी उचित कही है कि विद्रोह की असफलता लगभग पहले से ही निश्चित थी। बाकी विद्रोह के परिणाम और विद्रोह का स्वरूप वो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। थैंक यू।